नमस्कार। करीब 1.5 साल पहले आपको याद होगा, मैं वो पहला आदमी था जिसने इस बात पे अचरज व्यक्त किया था कि जो कारें चलती हैं वो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में होती हैं और जो तेल बिकता है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के अंडर में होता है। नितिन गडकरी क्यों इसको इतना बेच रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उस पर हमारा अनुमान था कि उनके बच्चे जिस धंधे में उतरे हैं उस धंधे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे होंगे। वरना नितिन गडकरी का E20 के ऊपर इतने सारे बयान तो छोड़िए, एक बयान भी देने का नहीं बनता था। बार बार क्यों आप कभी हाइड्रोजन फ्यूल की बात करने लगते हो, कभी E20 की बात करने लगते हो, कभी आप लेके आ जाते हो टोयोटा की गाड़ी, कभी किसी की गाड़ी, कभी किसी की गाड़ी। यानी कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी टास्किंग मोदी जी की सरकार ने गडकरी को दी हुई थी। ये गडकरी अपने मन से नहीं बोल रहे थे, उनको ये टास्किंग थी कि भाई इस फ्रंट को आप संभालो, ये काम आपको दिया। वरना इतने दिनों में कभी तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर कहता कि भाई ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्यों इतना दखल डाल रहे हैं, SIAM से डील करने का नितिन गडकरी का क्या मतलब था। कभी तो हरदीप सिंह पुरी कहते कि भाई मेरे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये क्यों बयान दे रहे हैं। अगर E20 बहुत महान चीज़ थी तो भी E20 की तारीफ करना, आज मैंने दस्तखत कर दिए वगैरह वगैरह बोलना, ये क्रेडिट कैसे ले जाएगा कोई। आप सोचिए, हरदीप सिंह पुरी ने मान लीजिए एक महान काम कर दिया और उसको कह रहा है कि गडकरी कह रहा है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो हरदीप सिंह पुरी चुपचाप कैसे सुन सकते हैं। यानी अंदर ही अंदर कुछ ताल में चल रहा था काला। वो काला क्या था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरह से इस देश में ये E20 जो है एक बड़ा फेल्यूर या बड़ा घोटाला बन के सामने आ सकता है। और ये घोटाला जो है ये हो सकता है कि मोदी जी की सरकार के लिए एक मुसीबत बन जाए। हो सकता है कि राहुल गांधी की ज़िंदगी को आसान कर दे, राहुल गांधी के लिए सत्ता के रास्ते खोल दे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, ये देश जो है ना, ये कुछ संकेत देता है, हमेशा देता है। जब तक ये मजबूत थे सब ने बहुत सारे संघर्ष किए, संकेत दिखे रही समाज में। आज जो बच्चे जंतर मंतर पे आए, आपको याद होगा मैंने पहले ही बोला था कि जंतर मंतर पे जो बच्चे आए हैं इनसे पंगा लेना ज़्यादा समय तक मोदी जी अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसी रात को जो है वो आ गए थे अपना मोबाइल में मुंडी डालते हुए, और बच्चों को उन्होंने माना कि आपकी समस्या वगैरह वगैरह, और सरकार ने उसको ठंडा करने की कोशिश की, तब जबकि सरकार उनका उत्पीड़न करने में लगी हुई थी, डंडे चलाने में लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड में लोग मोदी जी के भक्त हैं। ये उन घरों के बच्चे हैं। नेहा मोरा के इंटरव्यू में उसने कहा कि उसके पिताजी जो हैं वो आर्मी में काम करते हैं और वो भी ये मानते हैं कि ये जो वामपंथी राजनीति कर रही है ये देशद्रोही काम है। इस तरह से मानने वाले जो लोग हैं उनके घर के अंदर की तकलीफ़ बाहर आई है। मैंने आपको ये भी बताया था ये तकलीफ़ अगर खाली बच्चों की नहीं, उससे ज़्यादा पेरेंट्स की है। क्योंकि बच्चे कुछ कर जाएं, बन जाएं, कुछ परीक्षा दें, कंपटीशन में निकल जाएं, ये पेरेंट्स का दर्द ज़्यादा होता है, बच्चों का कम होता है। वो दिन रात लगे रहते हैं, बल्कि बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो करो। तो पहली बार मोदी के अपना जो वोट बैंक था, उनके जो अपने वोटर थे वो हिले हैं, और जब वो हिले हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। और जब ये बुरा असर पड़ता है और इस बीच में नतीजे आ जाते हैं, चाहे वो बिहार का नतीजा हो या मध्य प्रदेश के दतिया का हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो पता चलता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे जो बच्चों का गुस्सा था, उस बच्चों के गुस्से ने काम कर दिया।
मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि आने वाले समय में मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये इस बात से तय होगा कि 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ कितनी ताकत से जीतते हैं। योगी आदित्यनाथ अब उनके चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी फाउल पे फाउल कर रही है। यानी एक ऐसी स्थिति बन रही है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तब तक पता चला कि भारतीय जनता पार्टी इतने कमज़ोर हालत में पहुंच गई है कि लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस है उससे भी खराब परफॉर्मेंस आ जाए। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन में अगर योगी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि 29 अभी दूर है, यूपी के बाद भी 2 साल बचेगा, योगी कमज़ोर होते हैं तो कौन स्ट्रांग होता है इसको देख लीजिए। अभी योगी के कमज़ोर होने के साथ साथ एक और आदमी का कमज़ोर होना ज़रूरी है उस आदमी के लिए जो स्ट्रांग होने वाला है, और वो जो एक और आदमी कमज़ोर होना ज़रूरी है, उस आदमी का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कमज़ोर कैसे हो रहे हैं? बहुत सारे नितिन गडकरी को लेके मैंने कभी भी वही बहुत सकारात्मक रिमार्क नहीं दिया होगा। मैं उनको बहुत इनोवेटिव नहीं मानता था। वो अपने मुंह से खुद ही बोलते रहते थे, सब लोग बोलते रहे, मैं कहता था ना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि कैसे इस देश की सारी सड़कें जो हाईवे बनाने के नाम पे खूब ठेकेदार कल्याण योजना चलाई, और इतनी चलाई कि NHAI कर्ज में आ गया, इतनी चलाई कि वित्त मंत्रालय को उन्हीं की सरकार के कहना पड़ा, सॉरी बॉस, अब पैसा नहीं मिलेगा। उन सड़कों को बेचा गया, बेचा मतलब उनके अपने भाषा में उसको चलाने के लिए दिया गया प्राइवेट ऑपरेटर्स को, किसी तरह से बचाने के लिए NHAI को। अगर कोई एक छोटा सा भी संकट आ जाता कोविड जैसा, तो इस देश की सड़कें जो हैं वो पूरी की पूरी जो सरकारी संकट में पड़ जाती। अब थोड़ा थोड़ा सिचुएशन बदल रही है। तो गडकरी जो हैं उन्होंने E20 का पंगा लिया। आपको पता है, मैंने आपको जब पहली बार E20 पे वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बोला था कि भाई ये एक चीज़ दिमाग से ऊपर की है कि कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की हैं, और ये जो रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा, और पेट्रोलियम जो है वो हरजीत सिंह पुरी के पास में है। तो E20 में गडकरी का क्या रोल है? गडकरी आगे बढ़ बढ़ के इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? और गडकरी वकालत कर रहे हैं, लेकिन ना तो हरदीप सिंह पुरी इस पर कोई ऐतराज कर रहे हैं, ना हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर कर रहा है। SIAM जैसी संस्थाएं गडकरी इनसे डील कर रहा है। टोयोटा जैसी कार कंपनी से गडकरी डील कर रहा है। टोयोटा अपनी हाइड्रोजन कार बनाती है तो गडकरी के घर छोड़ के आती है। ना तो वो अल्टरनेटिव एनर्जी का मिनिस्टर है, ना वो आदमी हैवी इंडस्ट्री का मिनिस्टर है, ना पेट्रोलियम का मिनिस्टर है। तो ये सब जब हो रहा था और ये मंत्री चुपचाप बैठे हुए थे, तब आपके दिमाग में एक घंटी चलनी चाहिए। वो घंटी ये है कि कैबिनेट ने हो ना हो E20 को लागू करने का टास्क नितिन गडकरी को दिया है, और लागू करने से ज़्यादा उसको इस देश में एग्जीक्यूट करने का टास्क है। वो मामला किसी और मिनिस्ट्री का, लेकिन सीधे आदेश भी वहीं से आएंगे, लेकिन नितिन गडकरी इसको कर रहे हैं। और इसके लिए नितिन गडकरी ने लगातार अपनी तरफ से इसको बढ़ावा दिया। वो बयान देते रहे, उन्होंने कहा कि किसी के कोई गाड़ी खराब नहीं होगी, ना कोई वाहन खड़ा हुआ है, ना होगा। मारुति, टोयोटा जैसी कंपनियों में कोई प्रमाण नहीं है। ये हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कार वाले नितिन गडकरी के सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारी गाड़ी सही चल रही है, तब भी कहीं और कुछ नहीं था। आप सोचिए ना HD कुमारस्वामी कुछ बोल रहे हैं। HD कुमारस्वामी तो दूसरी सरकार के थे, दूसरी पार्टी के थे, वो तो बीजेपी के नहीं हैं। HD कुमारस्वामी HD देवगौड़ा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके पुत्र हैं, कर्नाटक में राजनीति करते हैं। तो आपको बल्कि इतना हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर पे हो गया, कारों पे हो गया, कारें बन रही हैं E20 वाले, कभी वो नहीं बोलते हुए दिखे होंगे आपको पता भी नहीं होगा कि कौन है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर, ज़्यादातर लोगों को। और इस बीच में नितिन गडकरी लगातार इसको बेचे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि E20 लागू करने से पहले ARAI ऑफ इंडिया, यानी ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और उन सब ने सालों परीक्षण किए हैं। ये चरणबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लागू होगा। माइलेज की कोई शिकायत थी तो कोई शिकायत नहीं है वगैरह वगैरह। फिर बाद में कहने लगे हाँ भाई 3% होती है। फिर कहने लगे कि भाई ये 100% का तेल खरीद लो, कौन मना कर रहा है। E100 आएगा, मतलब 160 रुपये लीटर है वो। ये बोल रहे हैं वो लगातार। इस बीच में कॉकरोच आंदोलन आता है और पता चलता है कि E20 अब माहौल बन रहा है। नितिन गडकरी को लगता है अब फंस गए भाई साहब, अब आंदोलन आएगा, लोग कहेंगे गडकरी को हटाओ। अब मैं क्या करूं, मैं तो हुई नहीं। तो तुरंत वो मुंबई हाईकोर्ट गए, वहां जाके बोला ये मेरे मंत्रालय का मसला ही नहीं है, मेरे खिलाफ लोग मीम्स बना रहे हैं, मेरे खिलाफ वीडियो बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहता हूं। आप सोचिए, जब E20 पे एक यूट्यूबर ने रील बनाई तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। याद होगा आपको, बिहार का एक यूट्यूबर था। यानी इस हद तक उनको ये टेंशन हो गई अब कि क्या होगा। और जो E20 आया था, अब E20 पे आते हैं, वो E20 पे नितिन गडकरी ने कहा कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी। हरदीप सिंह पुरी को बोलना था, लेकिन कहा क्या हुआ, निर्भरता नहीं घटेगी। बाकायदा इसको लेकर आंकड़े हैं और एक रियलिटी चेक किया है, जिसमें पता चला कि इंपोर्ट बढ़ गया है। क्योंकि जितना तेल आप 3 से 5% कह रहे हो, आप कह रहे हो वो 7-8% भी हो सकता है। तो अगर मेरे 100 रुपये के तेल पे 7 रुपये का तेल ज़्यादा फूक रहा है, तो वो तेल 7 रुपये का कहाँ से आएगा। उस 7 रुपये के तेल के अंदर 20% मान लिया कि एथेनॉल था, तो बाकी 5 रुपये का जो तेल था वो तेल तो बाहर से ही आया ना। यानी किसी भी तरह से इंपोर्ट कम होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। विदेशी मुद्रा की बचत की बात आई, जब इंपोर्ट खत्म नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा की बचत कैसे होगी। और ये E20 का एजेंडा लागू करने के लिए ये लगातार एल्कोहल अमेरिका से इंपोर्ट करते रहे, तो वहाँ पर भी गन्ने, मक्का वगैरह वगैरह सारे फूड वगैरह को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। चावल दुनिया को मिल रहा है 4 रुपये से महंगा, उनको 3 रुपये कुछ पैसे मिल रहा है। 1 रुपये कुछ, मैंने परसों बताया था आपको, 1 रुपये 35-40 पैसे का घाटा करके सरकार चावल दे रही है एल्कोहल बनाने के लिए। तो अब ये देखा जाए तो एक भी ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है जिसके कारण E20 को रहना चाहिए। अब E20 जब जाएगा तो दुनिया सवाल पूछेगी। सबसे पहले तो वो सवाल पूछेंगे जिन्होंने मोटा खर्चा करके ठेके लिए हैं एथेनॉल बनाने के, भाई उनके लिए तो काम करके देना पड़ेगा। और इसके अलावा विपक्ष सवाल पूछेगा कि आपने E10 से E20 कर दिया, आपको ये तक नहीं पता, लोकसभा में कहा मुझे नहीं पता कितनी गाड़ियां हैं जो E20 कंपेटिबल नहीं है, गडकरी ने बोला संसद में परसों। तो अब ये पूरा जो सीन है, ये सीन एक तस्वीर दिखा रहा है कि इस फ्रंट पे भी सरकार फेल हो गई है। और इसको इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि जो पेट्रोल हमको पड़ रहा है विदेशों से आयात किया हुआ, वो सस्ता पड़ रहा है और एथेनॉल आप खरीद रहे हो महंगा। मैं सारे आंकड़े आपको दे चुका हूं। तो आप 1.25 गुना 1.5 गुना दाम पे एथेनॉल खरीद के मिला रहे हो पेट्रोल से, और उससे गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई मैंने गन्ना उगाया, मेरा गन्ना तुमने खरीद लिया, मैंने मक्का उगाया, तुमने मक्का खरीद लिया, तुम उससे जाके एकदम एल्कोहल बनाने लगोगे तो किसान को बेचारे को क्या मिला, उसको तो उतने पैसे मिले। इन्होंने कहते किसान को भी फायदा होगा। तो यहां पर आकर एक जगह मामला अटकता है। मैंने कल के वीडियो में जो बात आपको कही थी वो समझने वाली है कि क्या विश्व भर में कुछ बड़े फूड लॉबिस्ट, बड़े बड़े लोग जो कृषि कारोबार में हैं, 4-5 बड़ी कंपनियां, मैंने नाम बताया था आपको, वो बड़ी कंपनियां तेल के, वो फूड के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो क्या फूड का क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो दुनिया में फूड को कम करना चाह रही हैं? उसको लेकर जो भी लॉजिक थे वो मैंने कल आपके सामने रखे हैं। तो एक चीज बड़ी साफ है कि हिंदुस्तान में अगर उन कंपनियों को फायदा नहीं करना, अगर फूड की किल्लत नहीं लानी है, अगर फूड की महंगाई नहीं बढ़ानी है, हमारे यहाँ बढ़ रही है,
अगर खाना महंगा नहीं करना है और खाने को नष्ट नहीं करना है उसको अल्कोहल में बदल के, तो फिर कहीं पे भी कोई भी ऐसा कारण दिखाई नहीं देता जिसके कारण एथनॉल लागू होना चाहिए। अब पॉलिटिकल चीज पे आते हैं, जहां से शुरू किया था। इस कांड में गडकरी भी निपटते हुए दिख रहे हैं। गडकरी का इतिहास आपसे छिपा नहीं है। नितिन गडकरी वो नेता हैं जिन्होंने संजय जोशी, जिनको मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मोदी जी नहीं चाहते थे संजय जोशी को पार्टी में वापस लिया जाए, उनके खिलाफ एक सेक्सिडी कांड निकला था। कहाँ से आया, किसने निकाला, किसकी साजिश बताई जाती है, वो विषय यहाँ पे नहीं है। पर नितिन गडकरी उस समय पार्टी प्रेसिडेंट थे। जब ये संजय जोशी को वापस लेने लगे तो मोदी जी वो व्यक्ति थे जो अड़ गए और आखिर में हार के संजय जोशी को गडकरी को बाहर निकालना पड़ा। तभी से गडकरी संजय जोशी के खेमे के आदमी माने जाते हैं और मोदी और शाह ने गडकरी जी के उस रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं किया। जब से गडकरी जी मंत्री बने हैं तब से लगातार वो खुद ही अपनी पब्लिसिटी करते रहते हैं, लेकिन उनको एक तरह से छोड़ दिया गया है। तुमको जो करना है करो, जो नहीं करना नहीं करो। अब जो सिचुएशन आ रही है उसके अंदर गडकरी जी एक कमज़ोर फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं। E20 का सारा गुस्सा गडकरी की तरफ डाइवर्ट हो गया है और E20 जनता पार्टी भी बनाने लग गए हैं लोग। तो जो अगला एक माहौल बन रहा है वो E20 के मामले में बन रहा है सरकार के खिलाफ। इस माहौल में और कॉकरोच जनता पार्टी वाले माहौल में एक समानता है। समानता यह है कि E20 को इस्तेमाल करके भुगतने वाले भी ज़्यादातर लोग उसी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से आते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास गाड़ियां हैं। जिस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, ये वो क्लास है जो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाकर खड़ा किया है जिसने। ये क्लास नहीं तो बीजेपी नहीं। दलित वंचितों को आप किसी तरह से मैनेज कर सकते हो, पर वो स्थायी रूप से आपके साथ नहीं है। ये वो क्लास है जो स्थायी रूप से आपके साथ थी, और ये क्लास जब असंतोष का शिकार हो रही है, गाड़ियों को देख रही है, आप कुछ भी कहिए, लोग रील बना के डाल रहे हैं मेरी गाड़ी खराब हुई है, मेरी गाड़ी खराब हुई है, और आप खुद कह रहे हो रबड़ का गास्केट खराब हो जाता है और ये खराब हो जाता है, फ्यूल पंप में भरा चीज़ खराब हो जाती है। सरकार भी इतना थोड़ा बहुत तो मान ही रही है। और फिर पेट्रोल ऐसी चीज़ है भाई साहब, हिंदुस्तान में आदमी गाड़ी खरीदता, सब आप मर्सिडीज भी खरीद के लाओगे, भाई साहब कितना देती है, आदमी माइलेज पूछता सबसे पहले, और वो तो माइलेज पे ही लात मारी आपने। तो उस चक्कर में ये जो एक और एक्सपेरिमेंट सरकार का फेल होने जा रहा है। आपने देखा जीएसटी के कितने सारे फेल्यूर को मैंने वीडियो बनाए, क्या नोटबंदी का हाल हुआ। अब ये E20 का भी हाल वैसा होने वाला। अगर E20 गिरता है तो गडकरी भी गए, और मोदी जी के तो अब जाहिर बात है कभी तो रिटायर होंगे। अगले चुनाव में मोदी जी के विकल्प के तौर पे फिर कौन बचेगा, और जो बचेगा वो ही चाहेगा कि गडकरी जी निबट जाएं। अब कुछ लोगों का अनुमान यह है कि गडकरी जी ने कॉकरोच जनता पार्टी वाले मामले में, इस मामले में, उस मामले में सपोर्ट किया। मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर किया है तो फिर E20 भी आएगा। तो क्या ये बड़े नेताओं की घमासान चल रही है? और अगर घमासान चल रही है तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है 2029 में। लेकिन 2029 में खतरनाक हो ना हो, मोदी जी का जो विकल्प आने वाला है, जो भी आएगा, वो मोदी जी वाली मकबूलियत नहीं ले सकता। क्योंकि एक बार जो मोदी जी ने खेल कर दिया, 14 से लेके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, IT सेल का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, उस सब में अब दूसरी पार्टी वाले आगे निकल गए हैं। तो नया और इनोवेटिव आइडिया लेके कोई और आ जाए, उसकी पर्सनैलिटी को मोदी जी की जब बड़ा करके बिल्ड किया जाए, खड़ा किया जाए, विकास पुरुष बना जाए, इनोवेटिव बनाया जाए, हिंदू हित रक्षक, राष्ट्रवादी, तमाम सारी बातें, वैसा कोई है नहीं। इसीलिए ये जो कम दौर है, इस दौर में अगर भारतीय जनता पार्टी पिटती है तो राहुल गांधी का रास्ता साफ हो जाता है। साफ होने की और भी बहुत सारी वजहें जिनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके भारत का प्रधानमंत्री बनाया था मोदी जी को मनमोहन सिंह के रिटायर होने के टाइम पे, हो सकता है वो लोग फिर चाहें कि इस बार मोदी जी के रिटायर होने के टाइम पे हम राहुल गांधी को बना दें।
तो जो भी है, और उसको भारतीय जनता पार्टी घुमा फिरा के बोलते ही हैं विदेशी ताकतें, ये वो, जो खैर वो पूरी कहानी अलग से, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो सीन है वो ये है कि ये बीजेपी अब E20 के फ्रंट पे बहुत कमज़ोर हालत में पहुंच गई है, हर तरफ से एक्सपोज हो चुकी है, और E20 के भुक्तभोगी उसी क्लास के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जान छिड़कते थे, और उसी तरह से उसी क्लास के बच्चे भी भुक्तभोगी बने, जो मेरिट की बात करने वाले बच्चे थे, रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले बच्चे थे। ये सब वो बच्चे थे जो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। अब आज जो है आप देख लीजिए सिचुएशन, तो कुल मिला के मेरा असेसमेंट ये है कि जो पूरी सिचुएशन चल रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है। करो या मरो की स्थिति है, और करो का कोई ऑप्शन इनके पास है ऐसा मुझे नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद।